everyone, I am Tamanna. Welcome to or welcome back to my channel Build Up Brain. तो अभी हम करने वाले हैं सारे चैप्टर्स जितने भी आपके लिटरेचर पार्ट में है जो कि आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं वो सब हम रिवाइज करेंगे विद एमसीक्यू क्वेश्चन। एक और बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना चाहती हूँ आप सबको कि आप जब अभी बैठ रहे हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो एक नोटबुक और पेन जल्दी से लेके आ जाइए ताकि जब एमसीक्यूज क्वेश्चन करें हम तो आप साथ साथ उनके आंसर भी अपनी नोटबुक में लिखते जाए और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को चेक कर ले। ओके तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपकी जो चारों पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, फाइंड आइज, टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम वो चारों हम करेंगे। तो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये पोएम किसने लिखी है। ये पोएम लिखी है, पोइट कौन है डस्ट ऑफ स्नो के? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। दिस पोएम टेल्स that even a simple movement has a large significance। ये पोएम ये बताती है कि इवन एक छोटा सा मूवमेंट जो है वो भी एक बड़ा सिग्निफिकेंस एक पर्सन की लाइफ में बन सकता है। अब इसमें इस पोएम में पोइट ने मेंशन की है दो चीजों को, ठीक है? कौन कौन से? क्रो को और हेमलॉक ट्री को। द पोइट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। Crow signifies his depressive and sorrowful mood and hemlock tree is a poisonous tree। अब इधर क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों जो है वो नेगेटिव साइंस है नेचर के। क्रो जो है वो सिग्निफाई कर रहा है पोइट के डिप्रेसिव और सॉरोफुल मूड को कि पोइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉरोफुल मूड में है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा सैड है। और हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री है। Both these signify that the poet was not in a good mood and so he described the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood। तो यही ये चीज़ बताती है कि पोइट जो है वो अपने आप को, अपने मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, क्रो का, क्रो वर्ड का और हेमलॉक ट्री का। एज क्रो जो है उसे अच्छा नहीं माना जाता है इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में कहते हैं कि वो क्रो का शाम को घर के बाहर आसपास आवाज़ करना अच्छा बात नहीं होती, अपशगुन होता है। तो वही है कि क्रो को एक अपशगुन, नेगेटिव नेचर माना जाता है। और दूसरी चीज़ हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है। तो इस पोएम में दो ऐसी चीज़ें हैं। तो पोइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉरोफुल मूड में होते हैं। एक दिन वो जाके कहाँ बैठते हैं? हेमलॉक ट्री के नीचे बैठते हैं, एक पॉइजनस ट्री के नीचे बैठते हैं। और उसके एज विंटर सीजन है तो उसके नीचे बैठते जब वो है तो ऊपर एक क्रो आके बर्फ जमी होती है जो उस पेड़ पर, उसे एक थोड़ा सा डस्ट स्नो का नीचे गिराते हैं जो कि उनके कंधे पर आके गिरता है। तो ये छोटे से काम ने, एक छोटे से एक्शन ने पोइट का मूड बदल दिया। पोइट अब हैप्पी हो जाते हैं इस कारण और रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अपना दिन बर्बाद करा है एक डिप्रेसिव मूड में रह के, और ये डिसाइड करते कि उनका आगे का जितना भी दिन बचा हुआ है उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। तो यही है डस्ट ऑफ स्नो में। अब इसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपने पूरे साल ये सब चीज़ें पढ़ी है। अब ये जस्ट ओवरव्यू है कि इस पोएम में ऐसे ऐसे है। अब आगे एमसीक्यूज क्वेश्चन आ गए आपके। 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे इस पोएम के। अब जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन ले आइए और साथ साथ आंसर लिखिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके एक टेस्ट की तरह है तो साथ साथ आंसर लिखना इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पोइट का नेम क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइलिवर प्लाथ, ऑप्शन बी W.B. Yeats, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ऑप्शन डी रॉबर्ट बर्न। तो जल्दी से जो भी करेक्ट आंसर है बस आपको 1 लिखना है और उसके आगे आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो इफेक्ट द पोइट। डस्ट ऑफ स्नो पोइट को कैसे इफेक्ट करता है? ऑप्शन ए इट मेड हिम एनर्जेटिक, ऑप्शन बी इट चेंज्ड हिज मूड, ऑप्शन सी इट मेड हिम सुपीरियर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप आंसर्स लिख रहे हो क्योंकि इस चीज से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3,
What was the mood of the poet in the beginning of the poem? Beginning में poet का mood कैसा था? Sad mood, happy mood, confused mood, none of the above. Next question. What did crow shook on the poet? A. Dust of tree, dust of garden, dust of snow or dust of land. तो ये बहुत easy questions है. Question number 5. The crow and hemlock tree symbolize. Crow और hemlock tree को क्या symbolize करते हैं? सॉरो को, हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को या फिर डेथ को. वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर लिख लीजिए. नाउ क्वेश्चन 6. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर या फिर नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? पोइट. हिज इधर कौन है? पोइट है. तो पोइट का मूड किसने अपलिफ्ट करा? Falling of snow on his shoulder, the crow, hemlock tree, all of the above. Next question. जल्दी से आंसर साथ साथ लिखते जाइए. Question number 8. Why does the poet call it dust of snow? Poet ने dust of snow क्यों बोला? Option A. Snow particles were too tiny. Option B. They came over him like dust. They felt like dust. They looked like dust. Next question number 9. What are the two negative creatures that frogs use as carriers of positivity? Snow or dust, hemlock tree or snow, snow or crow या फिर hemlock tree and crow. जल्दी से आंसर लिख लीजिए. Next question number 10. The poet says, of a day I had rued. What is the meaning of rude? Rude का क्या मतलब है? ऑप्शन ए ruined, ऑप्शन बी हेल्प एंड रिग्रेट, ऑप्शन सी रूल्ड या फिर ऑप्शन डी कॉन्क्वेट. अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप आंसर लिखिए. अपने हिसाब से आराम से लिखिए, ठीक है. वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको आंसर लिखने की भी टाइम दूंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ. ओके, तो ये हो गया डस्ट ऑफ स्नो. इसके आंसर ये है. ऑप्शन 1 to 10 इन सब के क्वेश्चन 1 to 10 इन सब के आंसर्स जो है वो इधर गिवन है. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं. ऑप्शन क्वेश्चन 1 का सी, क्वेश्चन 2 का बी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ ए, नाइन्थ डी एंड 10th ऑप्शन बी. अब आते हैं अपनी सेकेंड पोएम पे, दैट इज फायर एंड आइस. तो हमने 7 मिनट्स में अपनी फर्स्ट पोएम कंप्लीट कर ली है जो कि थी डस्ट ऑफ स्नो. अब हम सेकेंड पोएम पे मूव कर रहे हैं, फायर एंड आइस. फायर एंड आइस, ये पोएम के पोइट कौन है? जो फर्स्ट पोएम के पोइट थे. कौन थे फर्स्ट पोएम के? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस पोएम के भी पोइट है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस इज अ स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम. ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम है जहाँ फायर जो है वो सिर्फ फायर के बारे में नहीं बताया गया. फायर जो है उसको साथ में कंपेयर किया गया है, यूज़ किया गया है एज द इमोशन ऑफ डिज़ायर. और आइस को यूज़ करा है हेटरेड के लिए. डिज़ायर क्या होता है? वो चीज़ें, हमारी इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, वो है डिज़ायर. हमारा डिज़ायर, दैट ऑफ हेटरेड. He has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the world. तो इस पोएम में पोइट के पास दो आइडियाज है, दो ग्रुप है जो कि ये बताते हैं कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा. One is of the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on earth, while the other thinks that if ice, as a result of extremely low temperatures, could cover the earth's surface, it would lead to the end of the world. तो इधर क्या बता रहे हैं? इधर दो लोगों की बातें बता रहे हैं कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं कि कैसे पूरी धरती खत्म होगी. तो पहले वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि फायर की वजह से धरती खत्म हो सकती है. फायर मतलब डिज़ायर, क्योंकि हमारी इच्छा जो है वो हमें इस हद तक गिरा देती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और हमारे डिज़ायर कभी भी खत्म नहीं होते. लेकिन वाइल अदर थिंग्स, और दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि आइस जो है वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जब हो जाता है अर्थ के सरफेस का, तब भी लोग मर सकते हैं और हमारी धरती खत्म हो सकती है. दैट इज कि आइस अगर हेट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, आइस का मतलब हेट रेट, अगर हेट रेट नफरत ज़्यादा लोगों के बीच में बढ़ जाएगी तो पूरी धरती खत्म हो सकती है.
Both the components are compared with self-destructing human emotions, desire and hatred. दोनों components को compare करा है self-destructed human emotion के साथ जो कि desire होते हैं. That is fire जो है वो desire बोली गई है और ice को hatred बोला गया है. The poet is original of the opinion. The poet किसके साथ है? That he has been very closely associated with the fiery desires and consider it capable of bringing human being on the verge of destruction. तो पोइट जो है वो उन लोगों के साथ है जो फायर का साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जो हमारी इच्छाएं होती है, हमारी डिजायर होती है, उसकी वजह से लोग जो है वो बहुत हद तक गिर जाते हैं और उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन क्या बोलते हैं पोइट कि अगर therefore if earth was to end twice, लेकिन अगर अर्थ को 2 बार खत्म होना है तो आइस would be just as good as fire. तो आइस भी बहुत गुड है या फिर बहुत बड़ी चीज है पूरी धरती को खत्म करने के लिए. अब इधर आता है पेरिश वर्ड आता है आपकी पोएम में. तो पेरिश का मतलब क्या है कि डाई. ठीक है, पेरिश मीन्स डाई, कि अगर पूरी धरती को दोबारा 2 बार खत्म होना है तो आइस भी बहुत बड़ी चीज है. इफ अ फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, अगर फायर जो है वो एकदम से डिस्ट्रक्शन करती है तो आइस भी, यानी कि नफरत भी धीरे धीरे लोगों के दिल में घोट भर देती है जिससे लोग कुछ भी कर देते हैं. Similarly, if the fire is pure passion, ice is pure reason. Thus, the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotion rule us, and if don't control them, they will surely bring us on the verge of choice. तो इधर क्या बोला गया है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते और हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करने लग गए तो क्या होता है, धरती पूरी खत्म हो सकती है. तो इस पोएम में यही है. ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और इस पोएम में यही है कि अगर धरती खत्म होगी तो कैसे खत्म होगी, फायर की वजह से या फिर आइस की वजह से. ये बात याद रखना कि फायर का क्या मतलब है, फायर मीन्स डिजायर, और आइस का क्या मतलब है, आइस मीन्स हेटरेड. ओके, नाउ इसके एमसीक्यूज जल्दी से इसके आंसर्स लिख लीजिए. बहुत इजी पोएम है. क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से आंसर लिखिए, रेडी रहिए. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? पोएट कौन है? ए स्लाइवी प्लाथ, बी डब्ल्यू.बी. वीट, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जी रॉबर्ट बर्न्स. आंसर जल्दी से लिखिए. क्वेश्चन 2, और अगर किसी के पास अभी भी नोटबुक आपने नहीं निकाली है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए. क्वेश्चन 2, व्हाई डू सम पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि ओके हियर, सॉरी मैं दोबारा ये क्वेश्चन बोल रही हूँ, दोबारा देखो. Why do some people say that the world will end in ice? Okay, तो कुछ लोग क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो आइस से खत्म होगा? Because love among people is increasing fast. Option B, because hatred among people is increasing fast. Option C, because lust among people is increasing fast. Or option D, none of the above. Question number 3, next question. What is ice a symbol of? अभी मैंने बताया आपको. A, lust, B, love, C, desire, D, hatred. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ? आइस किसके सिंबल है? फायर. अब फायर किसके सिंबल है? लव एंड न्यू डिजायर्स, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, लव एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू थिंग्स, और डी रेवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन? अब इधर पूछा गया है, इधर लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है. पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज करा है? फायर में, आइस में, अर्थ में, या फिर बोथ 1 and 2 में. पर्सोनिफिकेशन मैंने अभी आपके जो वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था कि पर्सोनिफिकेशन क्या है. अगर आपने नहीं देखे तो अभी जाके आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस? पेरिश का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, टू डाई. तो अगर 2 बार अर्थ को खत्म होना होगा तो क्या इफिशिएंट है? ए आइस, बी फायर, सी हेट्रेड, डी बोथ ए 1 and 2. Next, question number 7. What does the poet compare fire with? Hatred, desire, hot, both 1 and 3. Question number 8. What is the meaning of perish? Perish का क्या मतलब है? Bloom, rise, die, glow. Very easy question. अभी मैंने 2 बार बोल दिया इस वीडियो में. अब आपकी फायर एंड आइस पोएम में भी within 15 minutes हमने 2 पोएम कर ली विद एमसीक्यूज, विद प्रैक्टिस. अब नेक्स्ट पोएम पे चलते हैं. ये आपके आंसर्स हैं.
फर्स्ट का सी, सेकंड बी, थर्ड डी, फोर्थ बी, फिफ्थ डी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए, सेवेंथ बी एंड क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। वेरी गुड। जिसके फुल मार्क्स आए हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके फुल मार्क्स आए हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम पे जो कि है अ टाइगर इन द जू। इस पोएम में क्या होता है? द पोएम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर। ये पोएम शुरू होती है टाइगर के डिस्क्रिप्शन के साथ कि टाइगर कैसा दिखने में है और वो कहाँ है। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है और एक छोटे से केज में वॉक कर रहा है। उसकी ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स है उसके स्किन पर और वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज है। लेकिन टाइगर खुश नहीं है, बट टाइगर इज नॉट हैप्पी और कुछ एंग्री है, ठीक है, बहुत एंग्री है अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज। क्यों गुस्सा है वो? क्योंकि वो एक केज के पीछे बंद है। अब आप खुद बताओ, जब कोविड आया तो आप घर पे थे, अभी भी बहुत स्कूल बंद है, ठीक है, अभी आपको एग्जाम देने जाना है इसलिए आप स्कूल जा रहे हैं, दिल्ली के स्कूल सारे बंद है, ठीक है, बस 10th और 12th एग्जाम देने जा रही है। तो जब आपके स्कूल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, आप बाहर नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते, अपने फ्रेंड से मिलने नहीं जा सकते, बाहर खाने जा सकते, तो आपको एक केज की तरह लग रहा था ना, घर जेल की तरह लग रहा था ना, तो आप भी गुस्से में रहते थे। लेकिन वैसे ही टाइगर है हमारा, टाइगर एक केज के पीछे बंद है इसलिए वो गुस्सा है। द पोइट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज, अब इधर पोइट कहते हैं कि अगर वो टाइगर जो है वो जू केज में नहीं होगा तो वो क्या कर रहा होता? खुद को छुपा रहा होता बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडी। क्यों छुपा रहा होता? ताकि वो अपने प्रे को, यानी कि अपने खाने को, अपने शिकार को शिकारी बना पाए, जो कि कौन होगा शिकार उसका? फैट डियर। ऑल्सो और क्या कर रहा होता? वो विलेजेस के, जो भी उसके जंगल के आसपास के विलेजेस है, उधर जाके उन लोगों को, विलेजेस के लोगों को डरा रहा होता रोर करके। बट द रियलिटी, लेकिन रियलिटी जो है वो टोटली अपोजिट है इस चीज से ही, क्योंकि वो एक केज में कन्फाइंड है, बंद है, जो कि स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल से बने हैं और वो उन बिल्डिंग मटेरियल को तोड़ नहीं सकता और वो उधर हेल्पलेस है। वो किसी को अपनी पावर, जिस टाइगर को उसके पावर के लिए जाना जाता है, वो किसी को अपनी वो पावर दिखा ही नहीं सकता, ना ही वो किसी ट्राई करता है कि किसी को भी वो डराए, टेरराइज करे। टाइगर को इधर डिस्क्राइब करा है पावरलेस एंड एगोनाइज्ड बाय द पोएट। ही सेज दैट ड्यूरिंग नाइट के, वो कहते हैं कि रात्रि के समय भी, रात को भी जब पुलिस व्हीकल्स आती है, वो बहुत ज़्यादा एलोन होता है और स्टार्स को देखता है। जो केज लाइफ है वो पूरी बिल्कुल डिफरेंट है जो उसकी टाइगर्स की पर्सनैलिटी है उससे। पोएट ट्राई कर रहे हैं टू से कि एनिमल जो है वो फेमस है उनके फियरलेसनेस के लिए और उनकी फ्रीडम के लिए। उन एनिमल को, उस एनिमल को कन्फाइंड कर रखा है, ठीक है, वो एनिमल कन्फाइंड हो रखा है, बंद हो रखा है और दुखी है। किसकी वजह से? ह्यूमन बींग्स की वजह से, इंसानों की वजह से, जो अपने सेक के लिए, जो अपने प्लेजर के लिए उन जानवरों को जू में, उस टाइगर को जू में बंद करके रखे हुए हैं। ओके, तो यही है टाइगर इन द जू में। अब जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट, अब इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि पोएट कौन है इस पोएम के, तो आपको ये खुद बताना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट्स? लाइवा पाथ, W.B. Yeats, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और लेस्ली नॉरिस। क्वेश्चन 2, एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट? रात को टाइगर किसकी तरफ देखता है? पेट्रोलिंग कार्स की तरफ, हिज हाउस, उसके हाउस की तरफ, स्टार्स की तरफ, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3, हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक? टाइगर की आंखें कैसी दिखती है? सैड, ब्रिलियंट, डार्क या फिर लाइट? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू विजिटर्स? केज टाइगर जो है वो विजिटर्स को कैसे रिएक्ट करते हैं, के साथ कैसे रिएक्ट करता है? ही इग्नोर्स देम विद अ हैप्पी फेस, विद अ सैड फेस या फिर प्राउडली? चारों क्वेश्चन के आंसर लिख लिए। आई होप आपने लिख लिए हो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु पासेस नियर द वाटर होल?
फैट पिग, फैट बुफेलो, फैट डियर, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर अभी अभी बताया था मैंने। क्वेश्चन 6, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ? बिहाइंड द ट्री, इन द शैडो, इन द हाउस, इन द जंगल। Question number 7. What described tiger in a jungle? Locked in a concrete cell, his strength behind bars, ignoring visitors, bearing his white fangs. Next, last question. By ignoring visitors, what is the poet trying to say? Visitors को ignore करके poet क्या कहना चाहते हैं? Tiger knows his power is restricted. There is no use of showing rage. He is less terrorizing because of the cage. या फिर all of the above. ठीक है, तो ये आपका हो गया एमसीक्यूज, ये रहे आपके आंसर्स। जल्दी से मैच कर लीजिए। ऑप्शन ओके, क्वेश्चन 1 का डी, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ डी एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी। ओके, आई होप आपके सारे आंसर करेक्ट हुए हो। अगर कोई इनकरेक्ट हुआ है तो ऊपर जाके वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिए कहाँ गलती हुई है, क्योंकि ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी के 40 आउट ऑफ 40 आए। नेक्स्ट पोएम, तो अब हमारी ये लास्ट पोएम बची। 20 मिनट्स में हमने अपनी 3 पोएम्स कंप्लीट कर ली विद प्रैक्टिस। अब आती है द बॉल पोएम। बॉल पोएम एक छोटे से बच्चे के बारे में है जिसकी बॉल जो है वो गुम हो जाती है। वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा होता है, अचानक उसकी बॉल जो है उसके हाथों से गिर जाती है और नियर बाय वाटर बॉडी में चली जाती है। ये सब चीजें पोइट देख रहे होते हैं दूर से खड़े होके। साइट ऑफ द बॉय लूजिंग हिज फेवरेट बॉल मेड हिम थिंक, और वो जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बॉल जो है वो गुम हो जाती है। और पोइट जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो, इन चीज को देख रहे होते हैं कि वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है एंड वो एक बच्चे के रिएक्शन को भी देख रहे होते हैं। वो आगे कहते हैं कि वो हेल्पलेसली, वो बच्चा इतना हेल्पलेस था कि वो हेल्पलेसली उस वाटर बॉडी में बार बार देख रहा था कि कहाँ उसकी बॉल गई है। ही वॉज सैड, वो बहुत ज्यादा दुखी था और फियर के मारे, यानी कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने सौरों में इतना ज्यादा इमर्स्ड हो गया था कि वो उधर ही खड़ा हुआ था फॉर अ लॉन्ग टाइम, उस वाटर बॉडी के नियर ही जहाँ उसकी बॉल गिरी थी वहां ही वो बहुत देर तक खड़ा हुआ था। अब इधर पोइट कहते कि मैं चाहता तो उसके पास जाता और उसे कंसोल करता, उसे कहता कि बेटा बॉल जो है वो बहुत छोटी सी चीज है, गुम हो जाती है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप बॉल ले आना। कितने? बहुत कम, 1 टाइम में आ जाएगी बॉल। ठीक है, तो वो यही कहते कि मैं उसके पास जा सकता था, उसे दूसरी बॉल दिला सकता था या फिर उसे पैसे दे सकता था, लेकिन उसने पोइट ने खुद को ये करने से रोका क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि पैसे जो है वो उसे न्यू बॉल दिला देगी, लेकिन जो पुरानी बॉल के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी थी, उसकी फीलिंग्स अटैच थी, वो वापस नहीं आ सकती उस नई बॉल के साथ। वो आगे कहते हैं कि उसे ये भी, उस छोटे से बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसी की वजह से वो बॉल उससे दूर हुई है। इधर पोइट ये भी कहते हैं कि वो छोटा सा बच्चा अब टफेस्ट लेसन, हार्श रियलिटी जान रहा है दुनिया की, लाइफ की, द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि एक दिन हम अपने लव्ड थिंग्स के साथ साथ अपने लव्ड वंस को भी खो देते हैं। हमें ये सब चीजें, ये हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता है और मूव ऑन करना होता है। तो बॉल पोएम में सिर्फ यही है। अब इसके भी पॉइंट आपको खुद बताने हैं, ठीक है। आपका ये लास्ट डे है, कुछ यही कह लो कि लास्ट आवर्स बचे हैं कुछ रिवाइज करने के लिए, तो आपको अब तक ये पता होना चाहिए। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम? स्लाइवा प्लाथ, W.B. Yeats, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर जॉन बेरीमैन। क्वेश्चन 2, जल्दी से आंसर्स लिखिए। व्हाई आर द बॉयज आईज डेस्परेट? बॉय की आई जो है वो डेस्परेट क्यों थी? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज मनी, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज ग्लव्स, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does in the world of possessions mean? Love, lust, materialistic things, none of the above. Next question, where was the boy staring down? Boy कहाँ देख रहा था?
सी की तरफ, ओशन की तरफ, हार्बर में या फिर लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंसोल द बॉय? इधर कंडोल लिखा है बट ये कंसोल है, ओके। तो पोएट ने क्यों डिसाइड किया कि छोटे से बच्चे को कंसोल नहीं करना? ही इज बिजी, ही इज इंडिफरेंट, इट विल बी ऑफ नो यूज, ही इज हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? चाइल्ड की लर्निंग क्या है इस चीज में पोएट के अनुसार? टू बी अ लॉस, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट? बॉल कितने पैसे की आती है? 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1 टाइम, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद? बॉय जो है वो किसके साथ खेल रहा था? बैट के साथ, बॉल के साथ, कार के साथ या फिर बस के साथ? वेरी इजी क्वेश्चन। अब आता है आपके आंसर्स की बारी, जल्दी से अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 डी, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ सी एंड 8 बी। तो आपकी सारी पोएम्स जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, रिवाइज हो चुकी है, प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आपने इन सब एमसीक्यूज में फुल मार्क्स करे हैं या फिर 1-2 कटे हैं, वो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप अच्छे से कर लोगे कल के एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कल के एग्जाम में, ओके। अब आता है आपके चैप्टर्स की बारी। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड। अब ये लेटर टू गॉड जो है वो जीएल फ्रेंड्स ने लिखा है, जो कि डिपिक्ट करता है अनवेवरिंग फेथ को, एक फार्मर के अनवेवरिंग फेथ को। किसके ऊपर? एक भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। ये स्टोरी जो है वो बिगन होती है फार्मर के साथ जिसका नाम है लेंको। वो एक्सपेक्ट करता है रेन शावर के लिए, गुड रेन शावर के लिए, ताकि उसकी कॉर्न की फील्ड, कौन सी फील्ड है? कॉर्न की फील्ड नरिश हो पाए। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि इस साल उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, जैसे कि उसको हर साल होता है उस कॉर्नफील्ड से। तो इस एक्साइटमेंट को, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इस चीज़ को सोच के। इतने में रेनफॉल जो है वो होने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है, लेकिन अचानक क्या होता है? वो रेनफॉल, वो सुनहरी रेनफॉल जो है हेलस्टॉर्म मतलब ओले में बदल जाती है। अब इधर बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये फार्मर की फील्ड कैसे डिस्ट्रॉय हुई, कॉर्न फील्ड कैसे डिस्ट्रॉय हुई, ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन ये दे दिया जाए, पहला ऑप्शन ये दे दिया जाए हेवी रेनफॉल और दूसरा दे दिया जाए हेलस्टॉर्म, तो बहुत बच्चे जो है वो हेवी रेनफॉल पे टिक कर देते हैं। नो, द करेक्ट आंसर इज हेलस्टॉर्म। तो आपको हेलस्टॉर्म पे ही क्लिक करना है, आपको हेलस्टॉर्म पे ही टिक करना है, हेलस्टॉर्म ही बढ़ना है। ओके, तो हेलस्टॉर्म जो वो बारिश थी वो हेलस्टॉर्म में, यानी कि ओले, हेलस्टॉर्म मतलब ओले में बदल गई, जिससे सारी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। द डैमेज पोस्ट अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल। अब पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए भी कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उस चीज़ पे वो डिपेंड थे कि उस चीज़ से उन्हें प्रॉफिट होगा। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. लेंको डिस्पाइट हैविंग, अब लेंको जो है वो चाहे, लेंको क्या कहते हैं, उनके पास सिर्फ एक होप बचता है जब ये सब हो जाता है, उनके पास सिर्फ एक होप होता है, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उन्हें गॉड से हेल्प मिलेगी। तो इस चीज के लिए वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो गॉड को लेटर लिखे। लेंको जो है वो एक फार्मर था, ही वर्क्स लाइक अ ऑक्स, वो ऑक्स की तरह फील्ड में काम करता था, लेकिन इसके बावजूद लेंको को लिखना आता था। तो उसने लेटर लिखा गॉड को, उसने उस लेटर में अपनी सिचुएशन को लिखा, उस अपनी सिचुएशन को बताया और गॉड से हेल्प के लिए मदद मांगी। ही वेंट टू द टाउन, और उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि मुझे आप 100 पेसोस दीजिए, जिससे मैं अपनी फील्ड जो है दोबारा से सॉल्व कर पाऊँ। तो वो जाता है, टाउन जाता है लेंको अगले दिन, और उस लेटर को पोस्ट करता है और उसके ऊपर एड्रेस लिखता है टू गॉड। जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर नोटिस करता है और पहले क्या करता है, उस चीज़ पे हंसता है कि ये कौन बेवकूफ़ है जो गॉड के नाम से लेटर लिख रहा है, मैं किस एड्रेस पे भेजूँ इस लेटर को। लेकिन फिर मोटिवेट होता है
बट देन मोटिवेटेड हिम वांट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर। तो वो खुद को मोटिवेट करता है कि वो फार्मर के लिए कुछ करे, क्योंकि वो चाहता था कि उस फार्मर का फेथ जो है वो गॉड पे, विश्वास जो है वो, श्रद्धा जो है वो गॉड पे बनी रहे। तो वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है और अपने जो भी साथ में कलीग्स है, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको भी कहता है कंट्रीब्यूट करने के लिए एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी। तो इस चीज़ के लिए कोई भी मना नहीं करता है, कुछ कुछ पैसे देता है, लेकिन फिर भी वो कलेक्ट कर पाता है 70 पेसोस। और लेंको ने लेटर में कितने लिखे थे, 100 पेसोस, और पोइट कितने कर पाता है, 70 पेसोस। तो अगले दिन जब लेंको आता है तो लेंको बिल्कुल भी ये स्लाइटेस्ट सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं दिखाता है लेंको कि हाँ मुझे गॉड से लेटर मिला है। हमें अगर गॉड से लेटर मिल जाए हम कितना चौंक जाएंगे ना, खुश भी होंगे। पर लेंको ने ऐसा कुछ नहीं करा। लेंको ने बस लेटर लिया, उसे खोला, और जब उसने देखा कि उस लेटर के अंदर 100 नहीं 70 पेसोस है, तो उसने बहुत गुस्से में आ गया वो, और उसने दूसरा लेटर लिया, उसने एक पेपर पेन लिया और उस पर लिखना शुरू किया कि गॉड, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन इसमें 70 पेसोस है। मुझे पता है कि आप ऐसी गलती नहीं कर सकते, तो ये जो तो आप और बाकी के 30 पेसोस जो है वो भेज देना, लेकिन इस बार वो पैसे हैं वो पोस्ट इधर मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि चोरी करते हैं, और उन्होंने ही मेरे पैसे 30 पेसोस चुराए हैं। तो इधर आयरनी सिचुएशन हो जाती है कि जिन्होंने उन्हें हेल्प करी उनको ही वो कह रहे हैं कि वो बंच ऑफ क्रूक है। ओके, तो यही था। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, जल्दी से इसके देखिए एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज लेंको हाउस सिचुएटेड? कहाँ था लेंको का घर? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी। What was the next question? What was the only thing that the earth needed according to Lenko? A shower, a snowfall, strong wind, sunlight. Very easy question. Next question, where did Lenko expect downpour to come from? North, northeast, northwest, southeast. Next question, question number 4. What did Lenko compare the large raindrops with? Silver coins, pearls, diamonds, या फिर new coins. Next question, which crop was growing on Lenko's field? कहाँ कौन सी crop grow हो रही थी लेंको की field पे? Corn, barley, rice, none of the above. What destroyed Lenko's field? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसका करेक्ट करना। तो सब बच्चों का बनता है। A, heavy rainfall, B, hailstorm, C, landslide, या फिर D, flood. Next, question number 7. The field look as if it were covered in dash, salt, locust, sugar, या फिर ice. Next, question number 8, last question. Lenko compared the quantum of damage with attack by rats, attack by crows, plague of locusts, या फिर none of the above. So this is the answer. Answer जल्दी से मैच कर लीजिए। फर्स्ट का A, सेकंड C, थर्ड B, फोर्थ A, फिफ्थ B, सिक्स्थ A, सेवन C, एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन A। अब आपकी आती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर। अब इसको देखो, जल्दी से इसको देखते हैं, फिर इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो एक्सट्रैक्ट है नेल्सन मंडेला की ऑटोग्राफी से, जो कि लिया गया है। तो नेल्सन मंडेला बॉर्न कब हुए थे? 18 जुलाई 1918 में। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। It begins with the description of the inaugural ceremony which took place on the 10th of May 1994. तो ये जो चैप्टर है वो शुरू होता है इनॉग्रल सेरेमनी से, जो कि कब हुआ था? 10th ऑफ May 1994 में हुआ था। डेट्स आपको याद होनी चाहिए टिप्स पर। जहां where the entire nation along with the international leader embraced the victory of a newly and fairly elected government. जहां सब इकट्ठे हुए थे, इवन जो दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स थे वो भी इकट्ठे हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्ब्रेस करने के लिए न्यूली और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। इट इन्वॉल्व स्पीचेस जिसमें
स्पीचेस हुई प्रेसिडेंट के द्वारा एंड 2 डिप्यूटी प्रेसिडेंट फॉलोड बाय एन इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर, और फाइटर्स की एयर शो हुआ, ठीक है, एयर शो हुआ फाइटर्स का, फाइटर जेट्स का और हेलीकॉप्टर्स का। लॉन्ग अगो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। अब आपको ये पता होगा कि साउथ अफ्रीका में पहले वाइट सुप्रीमेसी चलती थी, कि वाइट लोग जो हैं उनको ज़्यादा सुप्रीम माना जाता था और ब्लैक लोगों के साथ क्या करते थे, उनकी लाइफ जो है वो हेल की तरह बना देते थे। इट गेव राइज टू वन ऑफ द सैक्रिफाइस्ड फॉर ह्यूमन बेसिक ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स का सैक्रिफाइस हो रहा था यहाँ पे। द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू थैंक ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स हु couldn't live to see this autumn day। तो ऑथर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं उनके डिज़ायर को, वो थैंक यू बोलते हैं उन सब फ्रीडम फाइटर्स को जो आज जिंदा नहीं है उस ऑस्पिशियस डे पे। He referred to the citizens as the greatest asset of the country. It is these people he gathered his courage from। ठीक है, तो वो लोग, वो ऑथर कहते हैं कि इन लोगों की वजह से वो अपने करेज को गैदर कर पाए और आज इस मुकाम तक पहुंच गए कि वो कंट्री साउथ अफ्रीका, जो कि एक समय पे अपार्थाइड सिस्टम जहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी चलती थी, अब वहाँ का प्रेसिडेंट एक ब्लैक स्किन्ड पर्सन है। So Mandela believes that courageous is not the man who is fearless। ठीक है, तो मंडेला ये बिलीव करते हैं कि वो इंसान करेजियस नहीं होता जो फियरलेस हो, क्योंकि फियर सब में होता है, बल्कि वो इंसान फियरलेस होता है जो कि अपने फियर को, अपने डर को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, अपने डर को अच्छे से संभाल पाए, ओवरकम कर पाए। ही ऑल्सो मेंशन द टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मेंशन करते हैं जो कि हर ह्यूमन का होता है। एंड हाउ इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, एक कि अपनी जिम्मेदारी सोसाइटी की तरफ और एक होती है उनकी फैमिली की तरफ। ही बिकेम अ मैन ऑफ पीपल, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फैमिली को ना देखते हुए लोगों का मैन बना। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द फ्रीडम that his that the idea of freedom was an illusion for him and people like him। तो it was then, जब, तो ये वो समय था जब उन्होंने अपनी एक सोसाइटी, अपनी एक सोच बनाई, अपने करेज को इकट्ठा करा कि अब और नहीं चलेगा, ये अपार्थाइड सिस्टम और नहीं चलेगा। Then was he joined the African National Congress and fought for his rights till he became the first black president of the nation। According to him, उसके अनुसार जो oppressor होता है, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed। As soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity। अगर कोई oppressor मतलब किसी को नीचा दिखाने वाला, तो वो भी नीचे गिरता है। ठीक है, क्योंकि उसकी ह्यूमैनिटी जो है, उसकी जो इंसानियत है, वो भी नीचे गिरती है, तो इसलिए ऑपरेसर भी फ्री नहीं होता। तो यही है इस चैप्टर में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपने डिटेल में अब तक तो पढ़ लिया होगा। अब जल्दी से इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, How does Nelson Mandela define the meaning of courage? A. Triumph over fear, triumph over love, triumph over selfish, triumph over poverty। Very easy question। Question number 2, Where did ceremonies take place? कहाँ हुई थी? ये आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया रखा था। रॉकस्टोन एम्पी थिएटर में, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में, ग्लासस्टोन एम्पी थिएटर में, या फिर नन ऑफ द अबव। Question 3, Which flame can be hidden but never extinguished? Man's love, man's natural way, man's goodness, none of the above। Next question, which day was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government? तो ये वही दिन होगा जब सेरेमनी हुई थी, 9th में, 10th में, 11th में या फिर 12th में। कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन आंसर्स में, ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सॉरी, ये ऊपर चला गया।
ओके, नाउ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपके फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है? इट्स मिनरल्स, इट्स पीपल, इट्स टेक्नोलॉजी, या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्या क्रिएट करती है? ऑप्रेस्ड, हाइट्स ऑफ करेक्टर, पॉवर्टी, या लैक ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला ही इज नॉट फ्री? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला कौन फ्री नहीं है? ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? कौन सी पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन करा था? अभी पैसेज में हमने पढ़ा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। ओके, तो आपने कर लिया होगा सॉल्व, आई होप। अब इसके आंसर्स देखो, फर्स्ट का ए, बी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ सी एंड एट बी। अब आता है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एक सीगल के बारे में है और पार्ट 2 एक एरोप्लेन, ब्लैक एरोमेल पायलट के बारे में है। ओके, सो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 में देखते हैं। जो टू स्टोरी है, फर्स्ट पार्ट जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लिखी है लियम ऑफ फ्लैहर्टी ने। तो ये एक यंग सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरती है। उसके छोटे छोटे जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो उड़ चुके होते हैं, जबकि उसके उन लोगों के छोटे, उससे ज़्यादा छोटे विंग्स होते हैं, वो भी फियरलेसली उड़ते हैं। लेकिन जो वो सीगल होती है वो अपने करेज को गैदर नहीं कर पाती है। उसको लगता है कि अगर वो उड़ेगी तो उसके विंग्स जो है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगी। यंग सीगल बहुत ज़्यादा सैड होती है जब वो अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे भाई बहन को उड़ने की कला में परफेक्ट कर रही होती है, उनको सिखा रही होती है। उसके पेरेंट्स, यंग सीगल के पेरेंट्स उसे डांटते हैं, उसे टॉन्ट करते हैं कि वो ट्राई भी नहीं कर रही उड़ने का। देन उसे इवन कॉवर्ड बोलते हैं कि वो क्या है, कमज़ोर है, या फिर सॉरी, कॉवर्ड मीन्स डरपोक है, ठीक है, वो डरपोक है कि वो उड़ने का कोशिश भी नहीं कर रही है। दे टेल हिम अ लॉट टू एटलीस्ट ट्राई। तो वो पेरेंट्स जो है वो उसको बहुत बार उन्होंने बोला कि एटलीस्ट ट्राई करो, लेकिन वो हमेशा डर जाती थी। अब उसे ये डर भी दिया गया कि हाँ, पेरेंट्स जो है वो उसे अकेले छोड़ देंगे और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे। एक दिन उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई बहन ने, सब ने उसको अकेला छोड़ दिया, उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, लेकिन उसकी सिर्फ मदर थी जिसने उस पर ध्यान दिया। यंग सीगल रोने लगी क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी और उसे ये होप कर रही थी, वो होप कर रहा था कि उसकी मदर जो है वो उसे हेल्प करने आए। तो जब उसकी मदर उसके पास फिश लेके आती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी मदर जो है वो बीच में रुक गई, मिडवे रुक गई। तो वो मैडेड हो जाता है आउट ऑफ हंगर, यानी कि वो भूख के मारे पागल हो जाता है और फिश के ऊपर डाइव कर देता है, छलांग मार देता है और एक सेकंड के लिए सब भूल जाता है कि वो उड़ने से डरता था। फाइनली इस वजह से ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस वजह से उसने अपनी पहली उड़ान जो है वो भरी। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके सारे फैमिली मेम्बर्स ने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करा। कैसे सेलिब्रेट करा? बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम। सॉरी। He also attempts at floating in the sea that he was once afraid of, और उसने फ्लोट भी करा सी में, जिससे वो एक समय पर डरता था। इसलिए उसने अपने फियर को, अपने डर को ओवरकम करा और रियलाइज किया कि ये सब के डर जो है वो सिर्फ हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में होता है। अब जल्दी ओके, पहले हम इसका पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमने देख लिया इस फर्स्ट फ्लाइट जो कि लियम ऑफ फ्लैहर्टी ने लिखी। सेकंड पार्ट आपका आता है, ओके हाँ, इसके अब क्वेश्चन आंसर्स देखिए, एमसीक्यूज देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? एरोप्लेन जो है वो ट्विस्ट क्यों कर रहा था? ये सेकंड पार्ट के आपके एमसीक्यूज है, आई होप आपने वो कर लिए होंगे।
Okay, as it was dark night, as it was a stormy night, due to lightning, none of the above. Question 2. What was the purpose behind calling Paris control? To know about air traffic, to know the direction of the route, to know the details about landing, या फिर none of the above. Next question, ये part 1 का है. Why was the seagull exhausted? Seagull exhausted क्यों थी? Due to running fast, due to strange exercise, due to crying, none of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? क्या किस चीज से सीगल डरती थी? रनिंग से, स्विमिंग से, फ्लाइंग से, या फिर नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन 5, हु गिव्स यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश? पीस ऑफ फिश किसने दी यंग सीगल को? ब्रदर सीगल ने, मदर सीगल ने, फादर सीगल ने, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट वाज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग. सी, हियर, स्पीक, ऑल ऑफ देम. Why? Next question, 7th. Why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? He wanted to meet his family. He wanted to go on a holiday. He did not want to miss the fake fast. He did not like Paris. Next question. Which of the pilots instrument stopped working first? पहले पायलट का, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो रहा, सबसे पहले पूछा गया है पायलट का इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद किया था? कंपास, रेडियो, बोथ स्टॉप टुगेदर, बोथ आर वर्किंग. आंसर्स देख लीजिए. फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ सी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ सी, एट्थ ए. अब आता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. अब ये जो है, ये लेसन जो है वो एनी के बारे में है, जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है, जो कि जो कि बोलती है अबाउट बीइंग लॉनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक. ठीक है, उसके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं होता जिससे वो बात कर सकती है, अपनी फीलिंग शेयर कर सकती है, लेकिन उसके पास फैमिली है, उसके पास 30 पीपल है, 30 लोग पर्सन्स है जिसको वो अपने फ्रेंड कह सकती है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो अपनी दिल से, मतलब अपनी बातें, सारी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकती है. तो उसने एक डायरी लिखने का डिसीजन लिया, जो कि डायरी उसके फादर ने उसे दिए थी. तो वो सोचती है, वो उसके सोचने का तरीका ये है एनी का, कि डायरी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, और डायरी में ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा पेशेंट होता है. ओके, पेशेंस होता है. Thus she decides to name her diary. इसलिए वो अपनी उस डायरी को क्या बोलती है, नाम देती है, किटी का नाम देती है, अपनी उसे फ्रेंड बनाती है. She is not going to mention just facts in it. वो सिर्फ फैक्ट्स को मेंशन नहीं करने वाली थी. तो उसने स्टार्ट किया बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के बारे में लिखने से, टू मेक इट ईजियर बनाने के लिए, टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन हु रीड इट्स लेटर. तो उसने अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करा, अपनी अर्ली चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करा, जब वो माइग्रेट हुई, हर अर्ली स्कूलिंग को डिस्क्राइब करा. आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर बैकग्राउंड, शी कम्स टू प्रेजेंट डे. ठीक है, एनी जो है वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देती है, तो वो अपने प्रेजेंट डे पे आती है, अपने रिजल्ट डे के बारे में बताती है. पूरी क्लास में जो भी थे, एवरीवन इन द क्लास, सब नर्वस थे अबाउट देयर रिजल्ट के बारे में. एंड बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स, और बॉयज जो थे इवन बेट्स भी लगा रहे थे कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन पास होगा, कौन फेल होगा. एनी जो थी वो क्वाइट श्योर थी अबाउट हरसेल्फ और अपने फ्रेंड्स के बारे में. शी हैड अ गुड इक्वेशन. वो अपनी टीचर्स के साथ उसका अच्छा रिश्ता था, एक्सेप्ट हर मैथ्स प्रोफेसर को छोड़ के, जो कि हमेशा उससे अनॉयड रहते थे. ठीक है, कंसेंटली अनॉयड एट हर फॉर हर टॉकिंग हैबिट्स, क्योंकि एनी जो थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी. तो उन्होंने उसको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एसेज. उसे कहते थे कि ऐसे लिखो बट वियर टॉपिक्स पे, जैसे कि चैटर बॉक्स पे. टू विच शी रिप्लाइड विथ फुल विट. उसने क्या लिखा, उसने अपने उस पैसेज में लिखा, उस ऐसे में लिखा कि that were funny and explained that this was a trait, कि उसका ये ट्रेट है. उसकी मदर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बोलती है, और उन्हीं से उसको ये आदत पड़ी है ज़्यादा बोलने की. ही केप्ट ऑन गिविंग. वो उन्हें क्या करते थे, मिस्टर कीजिंग जो है वो हमेशा उसे देते रहते थे. लेकिन आफ्टर दैट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट, जो उसकी
डक वाली थी, क्वैक क्वैक वाली थी, उसके बाद मिस्टर कीजिंग ने उस पर कभी भी उंगली नहीं उठाई। अब जल्दी से MCQs क्वेश्चन देखिए इसके। What was the subject on which she had to write? किस सब्जेक्ट पे उसे लिखना था? Necessity of walking, necessity of running, of talking, of studying. Next, what was topic of essay written by Annie? My diary, a chatterbox, a letterbox, none of the above. How does the Annie explain his father? Most adorable father, most angry father, most delicate father, या फिर none of the above. Next question, who is Annie's long awaited friend? Her pen, her cat, her diary, her dog. Very easy question. How does she want to begin her diary? By writing her name, by giving an introduction, by writing about her hobby, none of the above. ठीक है, आंसर साथ साथ लिखते जाइए। अगर मैं थोड़ा फास्ट हो रही हूँ तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आंसर लिख लीजिए। Question 6. On which date did Annie record the incident in Mr. Keysing's class in her diary? 12 June 1942, 21 June. इसमें डेट को याद रखना है आपको, 1942, 20 जून 1942 या फिर 22 जून 1942। ओके, अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गॉट सेंट टू live with their grandmother? Berlin, Aachen, München. Who was the only survivor for Annie's family? Any fathers, Annie's mother, Annie's sister. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आंसर आपके है फर्स्ट CBA, CB, CBB, CBB। ओके, अब आपके आते हैं लास्ट चैप्टर। ठीक है, अब इसके में 100 ड्रेसेस में आपके 2 चैप्टर्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों जल्दी से देखते हैं और फिर इसके MCQs क्वेश्चन करके ये सब कुछ खत्म, ये वीडियो को फिनिश करते हैं। ओके, और आपकी रिवीजन भी इसके साथ साथ फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपने पढ़ा है, क्या आएगा क्या नहीं। ओके, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब देखो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 देखो। द स्टोरी इज अबाउट, ये स्टोरी जो है वो क्वाइट और शाय, चुप रहने वाली और शर्मीली लड़की के बारे में है जिसका नाम है वेंडा पेट्रोंस्की, जो कि एक पॉलिश इमिग्रेंट है। ठीक है, जो कि एक पॉलिश है, जो कि अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हुई है। जब वो स्कूल को अमेरिकन स्कूल जब आ जाती है वो, तो अमेरिकन चिल्ड्रन जो है वो उसका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट समझते हैं, वियर्ड समझते हैं, क्योंकि उनका नेम जो है वो एक जैसा है, इजी है, लेकिन वेंडा पेट्रोंस्की नाम जो है वो स्ट्रेंज है और वियर्डेस्ट है इन द क्लासरूम। दिस इज़ बिकॉज दे ऑल हैड ईजियर नेम्स। तो वो पुअर भी होती है और हमेशा एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती है। उसकी क्लासमेट जो है उसे टीज करते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहनती है, एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती है। उसका नाम वेंडा पेट्रोंस्की वियर्ड है। ठीक है, क्योंकि एक और रीज़न था, क्योंकि उसने ये बोला था कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट। तो इस चीज़ को सुन के बच्चे बहुत हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ड्रेस, फेडेड ब्लू ड्रेस पहन के आती है। और सबसे ज़्यादा उसे चिढ़ाते हैं पेगी एंड मैडी, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। और पेगी जो होती है वो मोस्ट फेमस गर्ल होती है और वेंडा को बेयरली ही लोग कोई भी स्कूल में जानता है, क्योंकि वो शाय गर्ल है, क्वाइट है। पेगी और मैडी जो है वो वेंडा का स्कूल से पहले वेट करते हैं, इवन वो लेट ही क्यों ना हो रही हो, क्योंकि उन्हें उसका मजाक उड़ाने में मज़ा आता था। मैडी पुअर गर्ल है, मैडी भी एक गरीब घर से बिलोंग करती है, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता कि जब पेगी जो है उसका मजाक उड़ाती है, वेंडा का के गरीबी का कुछ भी मजाक उड़ाती है। पेगी उसे बहुत बार मैडी ने पेगी को बोलने की बहुत बार कोशिश करी कि अब बस बहुत हो गया, अब आगे से वेंडा पेट्रोंस्की का मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन उसे ये डर रहता था कि अगली बारी उसकी ही ना आ जाए, अगली शिकार वो ही ना हो जाए, क्योंकि वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो पेगी अपनी फ्रेंडशिप के लिए रुक गई। उसने कभी भी मैडी रुक गई और पेगी को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोए। ओके, लेकिन पेगी का इंटेंशन भी कभी उसको वेंडा को हर्ट करने का नहीं था, बस वो ये क्यूरियस थी, इस चीज़ से क्यूरियस थी कि उसने झूठ बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। लेकिन
सच जब सामने आया तो सच जो है वो रिजल्ट के दिन, ड्राइंग कंपटीशन के रिजल्ट के दिन सामने आया, जब 100 ड्राइंग्स बनी हुई थी जिसपे ड्रेसेस बनी हुई थी और हर एक ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. That day she truly had 100 dresses all lined up, but in the classroom. लेकिन क्लासरूम में वो सारी ड्राइंग्स थी. उस समय पेगी और मैडी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने ये गलती करी कि उसको वेंडा को बैडली ट्रीट करा, क्योंकि वो सच बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, लेकिन वो पहनने वाली ड्रेसेस नहीं है बल्कि वो ड्राइंग वाली ड्रेस है. तो ये है पार्ट 1. अब जल्दी से पार्ट 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन जल्दी से इसके आंसर्स लिख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वेंडा से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस? क्यों बोला वेंडा ने कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? बिकॉज शी हैज, क्योंकि उसके पास थी. टू काउंटर अदर गर्ल्स, टू लव्स टू रैंक, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ अदर गर्ल्स ट्रीट वेंडा? She doesn't make fun of Vanda. She liked Vanda a lot. She hated Vanda a lot. None of the above. Next question. Why does Maddie stand by and not do anything? क्यों मैडी खड़ी नहीं हुई वैंडा के लिए और उसने कुछ क्यों नहीं बोला? Because she was herself victim. Because she doesn't have courage. Because she don't want to lose friendship. इधर ऑप्शन नहीं लिखा बट मैं बता रही हूँ आपको. ऑप्शन C is because she doesn't want to lose her friendship. None of the above. Next question, who secretly disliked how Vanda was being treated? Peggy, Carlisle, Maddie, Jake. Question number 5, who lived in Boggins Heights? Boggins Heights में कौन रहता था? Maddie, Peggy, Vanda, Sally. Who was Vanda's full name? What was Vanda's? Vanda का full name क्या था? Vanda Polinsky, Vanda Petronsky, Vanda Patrick, Vanda Polish. How many drawings did Vanda draw? 100, 10, 50, 150. What was Maddie's full name? Madeline, Madger. Okay, so answer is first B, second A, B, C, B, A, B. अब आता है 100 ड्रेसेस पार्ट 2. ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट चैप्टर है. उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे फिर खत्म हो जाएगा. ओके, 100 ड्रेसेस पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या होता है? द लेसन बिगिंस विद ऑल द स्टूडेंट्स. रूम नंबर 13 के सारे स्टूडेंट जो है वो वेंडा पेट्रोस्की की वंडरफुल ड्राइंग को निहारते हैं, उसे देखते हैं. ओनली देन अ नोट इज रिसीव्ड. और उसी समय एक नोट जो है वो रिसीव्ड होता है बाय मिस मैसून. मिस मैसून जो उनकी टीचर होती है, फ्रॉम वेंडाज फादर. वेंडा के फादर से वो नोट आया होता है जिसमें इन्फॉर्म किया होता है कि that none of his two children, उसका भाई भी था वेंडा का, तो उन दोनों बच्चों में से कोई भी अब स्कूल अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो एज दे आर मूविंग टू अ बिग सिटी, क्योंकि वो दूसरे सिटी में जा रहे हैं. वेयर नो वन, जहाँ कोई भी वेंडा का मजाक या फिर उन दोनों का मजाक नहीं उड़ाएगा, उनके नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा और उन्हें जज नहीं करेगा. मिस मैसून बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और डिसअपॉइंटमेंट में पूरी क्लास को ये मैसेज कन्वे करती है. मैडी जो है वो इफेक्ट होती है इस लेटर से जो कि उसके फादर ने लिखा था. वो शी इंस्टेंटली डेवलप्ड एन अर्क टू, उसको अंदर से होता है कि उसे सॉरी बोलना है वेंडा को. पेगी और मैडी जो है दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. वो बॉगिन हाइट्स जहाँ वेंडा रहती थी वहाँ गए, भागे दौड़ के गए कि उसकी इन होप कि उसकी फैमिली अभी भी वहाँ ही रहती हो, लेकिन देयर इज़ नो साइन. लेकिन अब वहाँ ऐसा कुछ साइन नहीं था जहाँ कि उसके कि अब वो दोबारा मिल पाएंगे उनसे. मैडी को रात को नींद नहीं आती है कि उसको ये होता है कि उसने सही के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं बोला कि नहीं ये गलत है, उसके खिलाफ हमें उसको पॉक नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. तो उस दिन उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो आगे से किसी को भी टीज नहीं करेगी और ना ही किसी के साथ ऐसा होने देगी. जो वीकेंड पेगी और मैडी थे उन्होंने डिसाइड करा वेंडा को लेटर लिखने के लिए, जिसमें वो रियली मेंट करते थे उसको अपोलाइज और उसको सॉरी बोलने के लिए. तो उन्होंने लेकिन सॉरी बोलने की जगह उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिख दिया, ठीक है, जिसमें उसने नॉर्मली पूछा कि तुम्हारी न्यू प्लेस कैसी है, कैसे दिन बीत रहे हैं आपके. लेकिन
कोई भी रिप्लाई नहीं आया until one day near क्रिसमस के कुछ दिन पहले एक रिप्लाई आया। मिस मेसोन ने अनाउंस करा कि शी हर्ड फ्रॉम वेंडा कि इन दैट लेटर, उसमें उस लेटर में वेंडा ने क्या लिखा है, वेंडा ने बोला है कि वो अपने सारे दोस्तों को सबको मिस कर रही है एंड कन्वेड हर इंटेंशन ऑफ गिफ्टिंग वन ड्रेस। तो उन्होंने कहा कि उस ड्राइंग की एक ड्रेस को वो मैडी को देना चाहती है और एक ड्रेस की ड्राइंग को पेगी को देना चाहती है, क्योंकि शी हैज़ अ होल न्यू अलॉट, क्योंकि वो कहती है कि मेरे पास और 100 ड्रेसेस है इन माई न्यू हाउस। तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि उन ड्रेस के साथ साथ उनके फेसेस भी उस ड्राइंग में बन रखे हैं। तो इस चीज़ से वो एट लास्ट वेंडा को लाइक करने लग जाते हैं, पसंद करने लग जाते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, कौन ज्यादा एंशियस था रिप्लाई के लिए, पेगी, मैडी, मिस पेट्रोन्स्की या फिर मिस मेसून। क्वेश्चन 2, हु फेल्ट हरसेल्फ कॉवर्ड आफ्टर वेंडा लेफ्ट द स्कूल, पेगी, मैडी, मिस पेट्रोन्स्की, मिस मेसून। ऑप्शन 3, what was Maddie's thoughts as they go to walk inside, tell her nobody would make fun of her, tell that her nature was very rude, tell that she was ugly, none of the above. Next question, question number 4, what did Mr. Petronsky's letter say? Mr. Petronsky मतलब Venda Petronsky के father. His daughter would not come to school anymore to appreciate the school regarding poor performance of his child, none of the above. Very easy question. Next question, who was Miss Masoon? Miss Masoon कौन है? Math teacher, English teacher, class teacher, principal. Question number 6, what was the color of the dress in Peggy's drawing? Red, green, blue, white. Question number 7, Vanda's house was on a cliff on top of a hill by the river in the forest. इसमें है कि वेंडा का घर कहाँ था। Question number 8, what was the description of the house which Maddie thought to be Vanda's house? Little white house, big white house, small green cottage या फिर tiny red house, tiny red hut. ओके, तो आंसर्स आपके यहाँ है। फर्स्ट का बी, सेकेंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी एंड एट ए। तो हमने अब आपकी सब रिवीजन कर ली, सब कुछ हमने कर लिया, आपके पोएम्स कर ली, आपके चैप्टर्स कर लिए, लिटरेचर पार्ट फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो और अब आप टेंशन नहीं ले रहे हो इंग्लिश के एग्जाम के लिए। सो this is all about this video. If you like my explanation, please like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. And one more thing, all the best all 10th कल अच्छे से एग्जाम देना। Okay, so this is all about this video. Thank you.